अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, जमात हश्तुम मज़मून तारीख़ व शहरियत में आज हम यूरोप और भारत इस सबक की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आपको पता है कि यूरोप एक बर-ए-आज़म है। अब इस बर-ए-आज़म में बहुत सारे ममालिक आते हैं, जैसा कि आपका इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लिस्तान है वगैरह। ये जो सबक है, इस सबक के मुताले में हमें जदीद दौर में यूरोप में होने वाली तब्दीलियों के असरात भारत पर किस तरह मुरतब हो रहे थे, इस वजह से जदीद भारत की तारीख़ के अहद का मुताला करते वक्त इस वक्त के यूरोप में वक़ूअ पज़ीर वाक़े का मुताला करना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो तारीख़ पढ़ते हैं, तारीख़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सब में पहला हिस्सा जो है अहद कदीम है, उसके बाद अहद वस्ता और अहद जदीद। तो यहाँ पर जो है अहद जदीद की, भारत की अहद जदीद की तारीख़ का मुताला करने से पहले हमें जो है यूरोप की तारीख़ का मुताला करने के बाद हमें यूरोप में जो तब्दीलियाँ हुई उसके भारत पर किस तरह फिर असरात मुरतब हुए, इसका हमें सबक में मुताला करना है। अब यहाँ पर देखिए, सब में पहला जो पॉइंट है वो है निशातो सानिया का दौर। सब में पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? निशातो सानिया का दौर। तो देखिए, निशातो सानिया का मतलब होता है नई ज़िंदगी या नई चीज़ों का क्या हो गया, दौर शुरू हुआ। तो यहाँ देखिए, यूरोप की तारीख़ में अहद वस्ता के आखिरी मरहले यानी 13वीं सदी से 16वीं सदी में, यानी जब अहद वस्ता का अहद वस्ता जो था उसका आखिरी मरहला, वो मरहला कौन सा था? 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहियाए उलूम मीन्स मजहबी साइंस, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग्राफियाई दरियाफ्तें यानी बहुत सारे नए नए इलाकों की खोज की गई, नए नए रास्तों की क्या की गई, खोज की गई, दरियाफ्तें की गई। जैसे कई वाक़यात की वजह से क्या हो गई, जदीद दौर की बुनियाद पड़ी। इसी बिना पर इस दौर को जो है निशातो सानिया का दौर कहते हैं। तो याद रखिए, निशातो सानिया का दौर किसे कहते हैं कि यूरोप की तारीख़ में अहद वस्ता के आखिरी मरहले में 13वीं सदी से 16वीं सदी में अहियाए उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग्राफियाई दरियाफ्तों जैसे वाक़यात की वजह से क्या हुआ, अहद वस्ता से अहद जदीद दौर की क्या हो गई, बुनियाद पड़ी। और इसी को क्या कहते हैं? निशातो सानिया का दौर कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, निशातो सानिया के दौर में जो है यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वगैरह शोबों में यूनानी और रूमी रिवायत ने दोबारा ज़िंदगी पाई है। यानी क्या हो गया कि निशातो सानिया के दौर में फ़नून लतीफ़ा है ना, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वगैरह, यानी फ़नून लतीफ़ा को में आर्ट और फ़न जो है वो, उसके बाद फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन, जो भी फ़न तामीरात, इमारतें वगैरह उस वक्त बनाएंगी। फ़लसफ़ा ने क्या किया, लोग तालीम की जानिब क्या हो गए, ज़्यादा रागिब हो गए। लोगों ने क्या किया, अपने ख़यालात को फ़लसफ़े की सूरत में लिखने लगा। यानी बहुत सारे फ़लसफ़े क्या हो गए, फ़िलासफ़रों ने क्या किया, अपने फ़लसफ़ों के ज़रिए क्या किए, आवाम में क्या की, बेदारी लाने की कोशिश की। और जो यूनानी और जो रूमी रिवायत थी, और यूनानी और रूमी रिवायत जो ख़त्म हो चुकी थी, इन यूनानी और रूमी रिवायत को क्या हो गई, नई ज़िंदगी मिली। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमाजहत तरक्की को तहरीक मिली। अब जो निशातो सानिया का दौर था, तो निशातो सानिया के दौर में इंसानी दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हुआ। किसका फ़रोग़ हासिल हुआ? इंसानी दोस्ती को फ़रोग़ हासिल हुआ। और इंसान का दूसरे इंसानों के तय ज़ाविये नज़र तब्दील हो गया। मज़हब की बजाय इंसान तमाम अफ़कार और ख़यालात का मरकज़ व महवर बन गया। देखो, पहले क्या होता था कि उस वक्त के दौर में क्या होता था कि मज़हब के नाम पे जो है मजहबी जो पेशवा थे वो क्या करने के, यूरोप वगैरह में जैसे कि पहले मज़हब को अहमियत दी जाती थी। यानी क्या करने के, क्या कोई भी अगर इंसान के कोई भी खिलाफ वर्जी के काम किया जाने का और क्या करने के, नहीं हमारे मज़हब में क्या किया गया है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जब निशातो सानिया के दौर का आगाज़ हुआ तो लोगों ने क्या किया, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके क्या कहा गया कि नहीं, पहले कोई भी मज़हब रहो, कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि इंसान को इंसानियत से दूर किया जाए। कोई मज़हब ये नहीं कहता कि इंसान को जो है नाहक मज़हब के नाम पर क्या किया जाए, उसका इस्तेसाल किया जाए। तो निशातो सानिया के दौर में क्या हो गई, बहुत बड़ी तब्दीली हुई कि मज़हब तो था ही, लेकिन मज़हब में इंसान के अफ़कार और ख़यालात, इंसान जो है तमाम अफ़कार और ख़यालात का क्या हो गया, महवर बन गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर एक अजीम शख्सियत का जो जिक्र है, उनका जो नाम है निशातो सानिया के दौर में, उनका नाम है लियोनार्दो दा विंची।
अब ये जो लियोनार्डो दा विंची है, इन्हें जो है निशात सानिया के दौर की हस्त पहलू शख्सियत माना जाता है। हस्त पहलू, हस्त का मतलब होता है आर्ट, हस्त से बना है हस्तुम। हस्त पहलू क्यों कहा जाता है कि ये जो है आर्ट, इसमें क्या थे, आर्ट इस पहलू में, आर्ट फन में क्या थे, माहिर थे। तो वो फनून कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ पर सब में पहला दिया गया संग तराशी। संग का मतलब होता है पत्थर, और संग तराशी, तराशना, पत्थर को तराश कर नए नए मुजस्मे वगैरह बनाना। उसके बाद फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर, उसके बाद रियाजी यानी मैथ्स, उसके बाद इंजीनियरिंग, मौसीकी, फल्कियात जैसे मुख्तलिफ क्या थे उलूम और फ़नून में कौन माहिर थे, लियोनार्ड थे। लेकिन इन्हें जो आलमी शोहरत हासिल हुई वो किस वजह से हासिल हुई कि बहुत अच्छे मुसव्विर थे। मुसव्विर यानी बहुत अच्छी क्या करने के, तस्वीर बनाने के। और उनकी 2 पेंटिंग, उनकी 2 तस्वीर आज भी दुनिया में लाफानी है। वो तस्वीर कौन सी है, तो इन्होंने मोनालिसा की तस्वीर और द लास्ट सुपर नामी पेंटिंग क्या है, इनकी लाफानी है। किनकी पेंटिंग लाफानी है, लियोनार्डो दा विंची की। यानी निशात सानिया के दौर में जो है इनको हस्त पहलू शख्सियत माना जाता था। ये जो है मुख्तलिफ उलूम और फ़नून में माहिर थे। इसके अलावा जो है इनको जो आलमी शोहरत हासिल हुई, वो आलमी शोहरत किस वजह से हासिल हुई, मुसव्विरी की वजह से हासिल हुई। यानी बहुत अच्छे मुसव्विर थे और उन्होंने उनकी जो लाफानी 2 पेंटिंग्स है, उस पहले का नाम है मोनालिसा की तस्वीर और दूसरा जो है द लास्ट सुपर नामी पेंटिंग, आज भी दुनिया में क्या है, नामवर है। उसके बाद देखिए निशात सानिया की तहरीक ने ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासर किया। हमें इल्म, साइंस और मुख्तलिफ फ़नून के शोबों में इनके असरात को देखने को मिले। उसके बाद देखिए निशात सानिया के अहद में फ़नून, लतीफ़ा और अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी। देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि निशात सानिया के अहद में या दौर में क्या हो गया, फ़नून, लतीफ़ा, अदब के ज़रिए क्या हो गए, इंसानी जज्बात की अक्कासी होने लगी। असल में इंसान के जो जज्बात है, उनको इंसानी जज्बात को किसके ज़रिए लोगों के सामने पेश किया गया, तो वो फ़नून लतीफ़ा ने मुख्तलिफ तरह के जो है आर्ट, आज भी देखो आप देखेंगे कि आर्ट के ज़रिए भी जो है क्या होता है, आर्ट भी बहुत बड़ा वसीला होता है इंसान को अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। इंसान जो बताना चाहता है उसके ख्यालात को क्या होता है, तस्वीर पे उतारता है, या तो मुख्तलिफ किस्म की मुजस्मे वगैरह बनाकर जो है इंसान क्या करता है, अपने ख्यालात क्या करता है, लोगों के ज़रिए क्या करता है, लोगों को क्या करता है, पहुंचाता है। इसके अलावा अदब है ना, जो हमारा कल्चर है, अदब है, तो अदब के ज़रिए जो है मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए जो है लोगों ने क्या किए, इंसानी जज्बात और एहसासात की क्या होने लगी, निशात सानिया के दौर में अक्कासी होने लगी। उसके बाद देखिए यहाँ बोला कि मकामी ज़बानों में क्या होने लगा, अदब तख्लीक होने लगा। मकामी ज़बान मतलब लोकल लैंग्वेज, मकामी ज़बान है लोकल लैंग्वेज। जैसे कि अभी हमारे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज देखने गए तो मराठी है, अब कोंकणी बोली है, ये कोंकणी कोई ज़ुबान नहीं है, तो सभी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सब मराठी बोलते हैं। हमारी मादरी ज़ुबान कौन सी, उर्दू है। तो उस वक्त जो है वहाँ के जो यूरोप में जो है वहाँ के जो लोगों की मकामी ज़बान थे, तो मकामी ज़बान में क्या हो गया, अदब की तख्लीक होने लगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, लोगों को पढ़ने के मौके मिले और लोगों को जो है नई चीज़ों को समझने का क्या मिला, मौका मिला। उसके बाद देखिए जो छापाखाने की इजाज़त जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। लेकिन जर्मनी, यूरोप में जो है 1450 में, यूरोप में 1450 में जर्मनी के जोहान्स गैलेनबर्ग, यहाँ देखिए छापाखाना जो है, तो छापाखाना जो है यूरोप में जो है कब बना, 1450 में। कहाँ पर बना, तो जर्मनी में बना। जर्मनी में बना तो किसने बनाया, कि जोहान्स गैटेनबर्ग ने। एक याद रखिए कि छापाखाने की इजाज़त जो है यूरोप में किसने की, जर्मनी के जोहान्स गैटेनबर्ग ने क्या की, छपाई की मशीन ईजाद की। और छपाई खाने की इजाज़त की वजह से समाज में हर फर्द तक नए अफकार, नए तस्वुरात और उलूम पहुँचने लगे। देखिए वो जो पहले ज़माने में कैसा होता कि छापाखाना नहीं था, छापाखाना मतलब जेरॉक्स मशीन नहीं थी। जैसा कि मैंने अगर एक किताब लिखी, अगर मुझे दूसरी किताब किसी को देनी है तो हूबहू ऐसी किताब मुझे क्या होने की, लिखने लगने की। लेकिन क्या हो गया, यानी इसकी वजह से क्या होने लगा, जो मेरे जो ख्यालात है, मैं जो लोगों को बताना चाहती हूँ वो क्या था, कुछ लोगों तक ही महदूद था।
क्योंकि आसान नहीं था ना एक किताब लिखना फिर वैसे दूसरी किताब लिखना। आज कैसा है, अगर कोई भी हमने एक किताब लिखी तो किताब के हज़ारों के लाखों भी हम क्या कर सकते हैं, जेरॉक्स निकाल के क्या कर सकते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो एक छापा खाने की वजह से क्या हो गया कि लोगों तक जो है, समाज के हर फर्द तक नए अफकार, नए ख्यालात क्या हो गए और नए तस्वुरात क्या हो गए, लोगों तक पहुंचने लगे। तो ये था निशातुस सानिया का दौर। अब नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है, वो है मजहबी इस्लाह की तहरीक। मजहबी इस्लाह की तहरीक। अब यहाँ देखिए, अक्ल की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर गौर व फिक्र करने वाले मुफक्किरीन ने रोमन कैथोलिक चर्च के कदीम मजहबी तस्वुरात की शदीद मुखालिफत की। ईसाई मजहबी पेशवा ने अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाकर इन पर रसूमात का बोझ लाद दिया था। वो मज़हब के नाम पर लोगों को लूटते थे। इनके खिलाफ यूरोप में जो तहरीक शुरू हुई, इसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। इस तहरीक के नतीजे में मजहब में इंसानी ज़िंदगी और अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई। तो मैं इससे पहले आपको बताया कि अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, मजहबी इस्लाह की तहरीक। अक्ल की बुनियाद पर आज़ादाना गौर व फिक्र करने वाले एक मुफक्किरीन है, और मुफक्किरीन कौन है, ये जो है रोमन कैथोलिक। तो रोमन कैथोलिक जो है, इन्होंने क्या किया, चर्च के जो चर्च होता है ना, ईसाइयों की जो इबादत गाह है, तो ईसाइयों की इबादत गाह को चर्च कहा जाता है। तो चर्च के जो है कदीम मजहबी तस्वुरात की क्या की, उन्होंने शदीद मुखालिफत की। अब मैंने कहा ना कि कोई भी जो मतलब मजहब होता है, कोई भी इंसानियत के खिलाफ कोई भी मजहब कोई भी काम की क्या होता है, ये तलकीन नहीं करता है। लेकिन जो मजहबी पेशवा थे उस दौर के, तो मजहबी पेशवा ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या किया कि लोगों का इस्तिसाल शुरू किया। कई रस्म व रिवाज के नाम पर क्या थे, लोगों को क्या करते थे, लूटते थे। तो उस वक्त जब निशातुस सानिया का दौर का आगाज़ हुआ, जब यूरोप जो है अहद वस्ता से अहद जदीद की तरफ जब गामज़न होने लगा, तो उस वक्त उसने लोगों ने क्या किया, जो है ये मुफक्किर थे रोमन कैथोलिक, इन्होंने क्या किया, जो चर्च के जो कदीम तस्वुरात थे उनकी क्या की, शदीद मुखालिफत की। और ईसाई मजहबी पेशवा जो लोगों पर रसूमात का बोझ लादते थे, उन्हें जो मजहब के नाम पर लूटते थे, इनके खिलाफ जो तहरीक शुरू हुई, इस तहरीक को क्या कहते हैं, मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। अब याद रखिए कि मजहबी इस्लाह की तहरीक किसे कहते हैं, तो मजहबी इस्लाह की तहरीक किसे कहते हैं कि यो मजहबी पेशवा थे ईसाई के, वो क्या करते थे, लोगों को रसूमात के नाम पर क्या करते थे, उन्हें लूटते थे, उनका इस्तेसाल करते थे। तो इनके खिलाफ जो तहरीक शुरू हुई, इसे क्या कहते हैं, मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। और इस तहरीक के नतीजे में मजहब में इंसानी आज़ादी और अक़लियत पसंदी को अहमियत हासिल हुई। अक़लियत पसंदी मतलब सूझबूझ, बुद्धि। इंसान ने क्या किया, उस वक्त जो है, मजहब तो है ही, हर इंसान का एक मजहब ज़रूर होता है, लेकिन जो तहरीक हुई, इस तहरीक का यह फ़ायदा हुआ कि इंसान को क्या मिली, आज़ादी मिली। इंसान क्या करने लगा, अपनी अक्ल की बुनियाद पर, अपनी सूझबूझ की बुनियाद पर क्या करने लगा, सही और गलत में क्या करने लगा, फ़र्क करने लगा। तो ये जो तहरीक थी, कौन सी तहरीक थी, मजहबी इस्लाह की तहरीक। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ये क्या है, जुग्राफियाई दरियाफ्तें। जुग्राफियाई दरियाफ्तें, जैसे साइंस की दरियाफ्तें होती है ना, साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, नए नए इजादात होती है। उसी तरह जो है जुग्राफियाई दरियाफ्तें जो है, ये भी उस वक्त ही बहुत अहम थी। क्या होने का, उस वक्त में नए नए इलाके, नए नए जगह पे क्या, नए मुझे अगर कहीं पर जाना है, मुझे बरे-ए-आज़म यूरोप से बरे-ए-आज़म एशिया की तरफ जाना है, लेकिन उसको कैसा होने का, आज कैसा है, हम एरोप्लेन से क्या होते हैं, डायरेक्ट जाते हैं ना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं था। उसको ऐसा था क्या, नहीं था। तो उसको कैसा था कि कुछ इलाकों पर जैसा कि कब्जा रहने का, किसी इलाके पे किसी कब्जा रहने का, मुझे इस इलाके से उस इलाके में जाना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था, इस इलाके को फतह करना होता था। अगर मैं जीत जाती है तो जीत जाने के बाद मैं क्या कर सकती थी, ये इलाके से वो इलाके में क्या हो सकती थी, दाखिल हो सकती थी। आप समझेंगे कि जुग्राफी दरियाफ्तें ने क्या। तो देखिए 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने बाज़नतीनी हुकूमत, यानी जो मशरकी रूमी जो साम्राज्य थी, इसका दारू खिलाफा कुस्तुंतनिया, जिसे आज क्या होता है, इस्तांबुल कहते हैं, इसको क्या कर लिया था, फतह कर लिया था। इस शहर से एशिया और यूरोप को मिलाने वाला खुशकी का रास्ता गुजरता था।
तुर्कों ने क्या किया था, इस रास्ते को बंद कर दिया था। तो यूरोपीय ममालिक के लिए एशिया की तरफ जाने के लिए नए रास्ते का तलाश करना ज़रूरी था। इससे जुग्राफियाई दरियाफ्तों का नया सिलसिला शुरू हुआ। मैंने बताया अभी आपको। अब क्या था, जो यूरोप वाले थे, यूरोप क्या चाहते थे कि यूरोप क्या करते, बरआज़म एशिया, बरआज़म यूरोप से बरआज़म एशिया, यानी हमारा जो मुल्क है वो किस बरआज़म में आता है, तो हमारा मुल्क जो है बरआज़म एशिया में आता है। अब जो बरआज़म यूरोप था, वो बरआज़म यूरोप क्या चाहता था कि वो क्या हो जाए, किसी भी तरह से एशिया में दाखिल हो जाए। लेकिन उसके रास्ते में जो बड़ी रुकावट थी वो कौन थी, उस्मानी, और उस्मानिया जो हुकूमत थी हमारे मुस्लिमों की, उस्मानिया, और जो तुर्कों की हुकूमत थी, वो तुर्कों की हुकूमत क्या थी, यूरोप को जो है वो बरआज़म एशिया में क्या हो रही थी, दाखिल होने से रोक रही थी। अब यूरोप को क्या करना था, किसी भी तरह से बरआज़म एशिया में दाखिल होना था। तो उसने क्या किया, वो रास्ता छोड़कर, जो खुश्की का रास्ता था, बर्री रास्ता था, वो रास्ते को छोड़कर किसी भी तरह में हम बरआज़म एशिया में दाखिल हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, रास्ते तलाश करना शुरू किए, किस तरह जो है हम बरआज़म एशिया तक पहुँचे। तो ये थी जुग्राफियाई दरियाफ्तें। अब देखो यहाँ पर देखो एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, वो ये है कि 15वीं सदी में यूरोपीय जहाज़राह भारत की तरफ जाने वाले आबी रास्ते तलाश करने के लिए क्या हो गए, बहरी सफ़र पर रवाना हो गए। अब जो खुश्की का रास्ता था, खुश्की का रास्ता क्या था, बंद था। अब उनको क्या करना था, किसी भी तरह जो है वो क्या था, कहाँ जाना था, एशिया में दाखिल होना था। तो उन्होंने क्या किए, जो जहाज़राह थे, तो जहाज़राह ने क्या किए, खुश्की के रास्ते को छोड़कर बहरी रास्ते तलाश किए कि किस तरह जो है हम समंदर के रास्ते क्या हो जाए, एशिया में दाखिल हो जाए। तो जहाज़राह ने ये तलाश शुरू की। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाँ यहाँ देखो कुछ पॉइंट जो हाईलाइट किए गए हैं, वो पॉइंट देखो। 1487 में पुर्तगाली जहाज़राह बार्थोलोम्यूडाइस भारत की तलाश में निकला, लेकिन वो अफ्रीका के जुनूबी किनारे तक यानी केप ऑफ गुड होप रास उम्मीद तक ही पहुंचा। 1492 में मगरबी जानिब जाकर भारत की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस बरआज़म अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर जा पहुंचा। उसके बाद पुर्तगाली जहाज़राह वास्को डी गामा अफ्रीका के जुनूबी सिरे का चक्कर लगाकर भारत के मगरबी साहिल पर कालीकट की बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा। अब बहुत से लोगों ने कोशिश की, तो इसमें कौन था, 1487 में पुर्तगाली जहाज़राह था, इसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यूडाइस। देखो ये जो चीज़ें हैं ना हिस्ट्री की, आपको आगे के लिए काम आती है। तो कुछ चीज़ें हैं वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो जो पुर्तगाली जहाज़राह था उसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यूडाइस। ये भी क्या हो गया, भारत की तलाश में निकला, लेकिन उसकी तलाश कंप्लीट नहीं हुई। वो अफ्रीका के जुनूबी किनारे तक यानी केप ऑफ गुड रास उम्मीद तक पहुंचा। उसके बाद 1492 में कौन निकला तलाश में, भारत की ओर से क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बरआज़म अमेरिका के मशरक़ी साहिल पर पहुंचा, उसको भारत नहीं मिला। लेकिन भारत की जो खोज की किसने की, पुर्तगाली जहाज़राह वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाते, अफ्रीका के जुनून को चक्कर लगाते लगाते जो है भारत में, जो केरला में जो मगरबी साहिल पर कालीकट बंदरगाह है, तो बंदरगाह किसे कहते हैं, जहाँ पर तमाम जहाज़ क्या होते हैं, आकर रुकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे वहाँ बस रुकते हैं उसे बस स्टॉप कहते हैं, जहाँ हवाई जहाज़ उसे हवाई अड्डा कहते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर तमाम बहरी जहाज़ जो है आकर रुकते हैं उसे क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो 1498 में 1498 में वो जो पुर्तगाली जहाज़राह था उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है मगरबी साहिल पर कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है, दुनिया के नक्शे के खाके में जहाज़रानों के दरियाफ्त करदा नए बहरी रास्ते और इलाके दिखाइए। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो हमको पॉइंट देखना है वो है यूरोप में फ़िक्री इनकलाब। अगला पॉइंट क्या है हमारा, यूरोप में फ़िक्री इनकलाब। तो यहाँ देखिए निशात सानिया के दौर में होने वाली तब्दीलियों की वजह से यूरोप के अहद वस्ता से अहद जदीद की तरफ पेशरफ्त हुई। इस ज़माने में यूरोप में फ़िक्री इनकलाब आया। समाज कदीम जहालत और तोहम परिस्थिति के दायरे से बाहर निकलने लगा। मुरावजा रस्म रिवाज, रिवायात, वकी पजूर वाक़ियात को तनकीद से देखने लगा। इन सारी तब्दीलियों को फ़िक्री इनकलाब कहा जाता है। इस फ़िक्री इनकलाब से यूरोप में साइंस के शोबे में तहकीकी अमल को फ़रोग हुआ। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि हमारा जो हिंदू मुल्क भारत है, तो भारत में जो है आज भी जो है दकियानूसी कई रस्म और रिवाज आज भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यही वजह है कि यूरोप जो है यूरोप जो कंट्री है उसे हम कहेंगे जो डेवलप कंट्री है, और हम जो है अभी
तरक्की की तरफ क्या है, अभी भी हम उतनी वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसकी वजह यह है कि आज भी जो है हम दकियानुसी रस्म रिवाज में बहुत जी रहे हैं। तो यूरोप में जो है अहद वस्ता से जब अहद जदीद में लोग दाखिल हुए तो उस वक्त जो है फ़िक्री इनकलाब आया। और फ़िक्री इनकलाब क्या था कि जो रिशातु सानिया के दौर में जो तब्दीलियाँ हुई, इस ज़माने में क्या हो गया, फ़िक्री इनकलाब आया और जो समाज है वो जहालत और तोहम परस्ती के दायरे से क्या निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। जो जाहिलियत थी इल्म की तरफ है ना, तालीम हासिल करो। अभी आज भी हमारा मुल्क जो भारत है, तो आज भी हमारे मुल्क भारत में हम नहीं कह सकते कि हम 100% जो है लिटरेचर लोग हैं, 100% लोग आज भी इल्म हासिल कर रहे हैं। आज भी हमारे मुल्क ऐसा नहीं है। लेकिन यूरोप में जो है उस वक्त जो है लोग क्या होने लगे, जहालत से, तोहम परस्ती से, मुख्तलिफ अजीब किस्म के रस्म रिवाज को क्या करने लगे, तनकीदी नज़र से देखने लगे। और जो रिवायात वकूफ़ पज़ीर वाक़ियात को क्या होने लगे, तनकीदी नज़र से देखने लगे। इन सारी तब्दीलियों को क्या करने लगे, फ़िक्री इनकलाब कहा जाने लगा। इस फ़िक्री इनकलाब से क्या हो गया, यूरोप में साइंस के शोबे में क्या हो गई, तहकीकी अमल को क्या हो गया, फ़रोग़ मिला। किस तरह से हम नई नई इजाज़त कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम अपने बड़े आज़म को, अपने यूरोप को क्या कर सकते हैं, लोगों से क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, किस तरह हम साइंस के शोबे में तरक्की कर सकते हैं। तो ऐसे इनकलाब को क्या कहते हैं, फ़िक्री इनकलाब कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सियासी शोबे में इनकलाब। तो देखिए, जदीद दौर के इब्तिदाई मरहले में यूरोप में कई सियासी तब्दीलियाँ शुरू हुई। कब हुई, जदीद दौर के इब्तिदाई मरहले में। 18वीं और 19वीं सदी में रूनुमा होने वाले कई इनकलाबी वाक़यात की वजह से इस दौर को अहद इनकलाब यानी इनकलाब का दौर के नाम से याद किया जाता है। इस दौर में इंग्लैंड में पार्लिमानी जमहूरियत की नशोनुमा हुई, काबीनी तरक्की की नौयत में तब्दीली हुई और 1689 के बिल 1689 के बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए बादशाह के इख्तियार को महदूद कर दिया गया और पार्लियामेंट का इख्तियार कायम हुआ। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वो क्या याद रखने की, यूरोप में जो है सियासी शोबे में क्या होगा, इनकलाब आया। वो इनकलाब किस तरह हुआ कि जदीद दौर के इब्तिदाई मरहले में क्या हो गया, यूरोप में कई सियासी तब्दीलियाँ हुई। इसमें क्या हो गया, 18वीं और 19वीं सदी में रूनुमा होने वाले कई इनकलाबी वाक़यात की वजह से इसी दौर को क्या कहते हैं, अहद इनकलाब का दौर कहते हैं। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट याद रखने का है कि इस दौर में जो है पार्लिमानी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, पहले कैसा था, बादशाही हुकूमत थी ना, इसमें एक बादशाह होने का, बादशाह क्या करने का, पूरे मुल्क में, पूरे उस इलाके में क्या करने का, हुकूमत करने का। लेकिन यूरोप में जो है पार्लिमानी जमहूरियत की क्या हो गई, नशोनुमा होना शुरू हो गई। काबिल तरक्की की नौयत क्या हो गई, तब्दील हुई। और एक जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है 1689 का बिल। वो बिल कौन सा था 1689 का, तो 1689 का बिल था वो बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स के ज़रिए क्या हो गए, जो बादशाह थे तो बादशाह की जो इख्तियारात को क्या कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। तो ये जो है वो क्या थी, सब में बड़ी जो है इसमें चेंजेस थे। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में जो है मैं आपको आगे सबक कंटिन्यू करूँगी। जज़ाकल्लाह।